नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक नए विषय के साथ जो आपको यूपीएससी और अन्य जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी 12 से लेके 17 जून तक जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई। ये मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी। WTO एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना 1995 में मराकेश एग्रीमेंट के बाद हुई थी और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि मल्टीलैटरल ट्रेड को सुचारू रूप से चलाया जा सके और वैश्विक स्तर पर जो भी ट्रेड से रिलेटेड बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके और एक वैश्विक सहमति के आधार पर ट्रेड का ऑपरेशनलाइजेशन हो, उसके लिए WTO की स्थापना की गई थी। इसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग संस्था है वो मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। इस वर्ष जो कि बीच में हम कोरोना पैंडेमिक से होकर के गुजरे हैं तो ये मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस बाधित हुई है और ये 5 वर्षों में पहली कॉन्फ्रेंस है, होनी 2 वर्षों में चाहिए थी। ये कॉन्फ्रेंस इस बार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम लेकर के आई है। कई अचीवमेंट्स हैं जो कि पिछले कई वर्षों से अटके पड़े थे। WTO की वार्ताएं जितनी भी हैं वो वार्ताएं अपनी वार्ताओं से ज़्यादा अपने झगड़ों के लिए प्रसिद्ध होती चली गई हैं, उलझनों के लिए प्रसिद्ध होती चली गई हैं और दुनिया WTO से खिसक करके FTA की तरफ जा रही है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि WTO में रह करके बहुत ज़्यादा ट्रेड फैसिलिटेशन हो नहीं पा रहा। इस बीच जो इस बार की मीटिंग रही वह पिछली मीटिंग्स की तुलना में, पिछले कॉन्फ्रेंसेस की तुलना में काफ़ी बेहतरीन परिणाम दे करके गई है और हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो कि भारत का लीड कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि भारत इस कॉन्फ्रेंस के परिणामों से 100% संतुष्ट है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या सचमुच 100% संतुष्टि के कारण हमारे पास हैं या फिर कुछ और भी है। अब जो मेन अचीवमेंट्स रही हैं 12th कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है और ये WTO के इतिहास का दूसरा बड़ा एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो कि सामने आया है, वो है फीस सब्सिडी को कर्व करने को लेकर के। फीस सब्सिडी ये मुद्दा पिछले कई वर्षों से WTO के कॉन्फ्रेंस में आता रहा था और इस पर एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी। कोशिश क्या है इसको समझें, चाहते क्या है, यानी कि चीजें हुई क्या है इनको समझें। पहले कि एक एग्रीमेंट हुआ है फिशरीज के लिए सब्सिडी को लेकर के कि IUU इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशरीज पर जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो सब्सिडीज बंद की जानी है नेक्स्ट 4 ईयर में। अब यहाँ पर हमें चीजें समझनी होंगी। ये नेक्स्ट 4 ईयर की टाइमिंग मिली है जिसमें कि सभी देशों को अपने इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशरी पे जो भी वो अपने यहाँ अपने मछुआरों को सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी उन्हें बंद करनी होगी। अब यहाँ पर चीजें जो समझने की हैं वो ये है कि मामला शुरू कैसे हुआ। तो आमतौर पर ये चीजें देखने में आती हैं इन विकसित देशों को लेकर के, चूंकि WTO का जो गठन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हुआ था, जिसमें कि विश्व युद्ध से त्रस्त और विश्व युद्ध में शामिल देशों ने एक ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की थी जिस रास्ते पर चल करके उनका व्यापार बाधित न हो और जंगें न लड़नी पड़े, और उसके फलस्वरूप ये संस्था सामने आई थी। पहले गैट के रूप में आई, गैट एग्रीमेंट के रूप में आई, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में आई और उसके बाद 1995 में इसको संस्थागत रूप दिया गया WTO के रूप में। तो जितनी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स कंट्रीज हैं
उनमें जो विकसित देश हैं उनके साथ एक खासियत रही है कि जो चीज़ें उनके फेवर में रही हैं वो WTO के मैंडेट में आती चली गई हैं, और जो चीज़ें उनके फेवर में नहीं रही हैं वो चीज़ें हटती चली गई हैं। यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही करने की कोशिश थी। फिशरीज हमारे आम जनजीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विकसित देशों में फिशरीज के लिए उनके पास ह्यूज लेवल का इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्निकल सपोर्ट मौजूद है। उनके यहाँ बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जो अपने आप में एक पूरा सिस्टम लेके चलते हैं, जिसमें न सिर्फ फिशिंग है बल्कि फिश की छटाई है, पैकेजिंग है, और सारी चीज़ें ऑन स्पॉट वहीं हो जाया करती हैं। तो वहाँ से एकदम फर्निश्ड माल निकलता है उनका। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि ये जो देश हैं, ये देश डीप सी फिशिंग करते हैं, इनके संसाधन मजबूत हैं, तो गहरे समुद्र में जाकर के फिशिंग ये करते हैं। अब वो डीप सी फिशिंग में तीसरी चीज़ ये होती है कि भाई हर देश को एक टेरिटोरियल जोन मिला हुआ है, वाटर जोन मिला हुआ है जो उसका होता है। वो उससे आगे निकल जाते हैं, उससे आगे निकल के जाके मछली मार के लेके चले आते हैं, और इस तरह से जो भी मैरीन रिसोर्सेज हैं इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक ये करते रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कब हुई कि जब इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में विकासशील देशों ने भी कदम बढ़ा दिए। अब जिस तरह के ट्रॉलर्स डेनमार्क के पास हैं, उस तरह के ट्रॉलर्स चाइना के पास भी हैं। अब इन्हें दिक्कत होने लगी, तो ये एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट लेकर के आए कि इस तरह की जो फिशरीज हैं इन पर सब्सिडी खत्म कर दी जाए। इसमें सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, सरकारें ह्यूज अमाउंट में अपने मछुआरों को सब्सिडी दे रही होती हैं। उनके लिए भाई वो सब्सिडी हर लेवल पर दी जाती है, आपके नाव खरीदने से लेकर के और एक्सपोर्ट तक हर जगह दी जा रही है सब्सिडी। तो विकसित देशों ने ये एक ड्राफ्ट प्लान किया कि ये जो सब्सिडी है वो खत्म की जाए। हम जैसे देश जो है उनकी समस्या क्या थी कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हमारे पास उतने बड़े बड़े ट्रॉलर्स नहीं है। हमारे यहाँ जो फिशरीज है वो बेसिकली मछुआरों की फिशरीज है, जो छोटी छोटी नौकाएं लेकर, डोंगी लेकर निकलते हैं। खूब जाएंगे, दिन भर में तो 4-5 किलोमीटर तक के में जाते हैं, उतना तक एरिया है उनका, उससे ज़्यादा वो जा नहीं पाते। और वो जो करते हैं भाई दिन भर उनसे मछली मारी, शाम को ले जाके बेचा, वो उनका डेली क्या कहते हैं कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है वाले स्थिति। अब हम लोगों पर ये प्रेशर था कि हम लोग अपने मछुआरों को जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी बंद करें। इसमें ध्यान ये रखना है कि 2007 में जब भारत की कृषि नीति आई थी तो उस कृषि नीति में मछुआरों को भी किसान माना गया था, और अब KCC जैसी सुविधाएं भी मछुआरों को दी जा रही हैं। अब ये चीजें इनको चुभने लगी। हम अपने दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम दे रहे हैं, दिक्कत होने लगी। तो ये लेकर के आए कि भाई फिशरीज पर सब्सिडी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। भारत का प्रोटेस्ट ये था कि हम ये बंद करने के लिए हमें समय चाहिए, हमें कम से कम 25 वर्ष का समय दिया जाए ताकि हम आपके बराबर आ जाए, हमारे भी मछुआरों के पास ट्रॉलर्स हो जाए, उस तरह का पैकेजिंग का सिस्टम हो जाए, एक्सपोर्ट का उस तरह का ढांचा तैयार हो जाए, हम भी बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन ये चीज़ ये मानने को तैयार नहीं था। भारत ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का। प्रोटेस्ट किया तो भारत के प्रोटेस्ट के साथ भारत के पीछे 80 देश खड़े नजर आए। 80 देश खड़े नजर आए तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें बदलनी थी, चीज़ें उस रूप में सामने नहीं आनी थी। भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने वहाँ सीधे सीधे कहा कि भारत $15 की सब्सिडी अपने मछुआरों को दे रहा है, और डेनमार्क $75,000 की सब्सिडी अपने मछुआरों को दे रहा है। तो ये प्रश्न है कि किसकी वाली बंद होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का असर पड़ा, और असर पड़ा तो जो समझौता फाइनल हुआ है उस समझौते में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग पर ही आपको सब्सिडी खत्म करनी। इलीगल का अर्थ क्या
कि आपका जो टेरिटोरियल वाटर जोन है, जैसे मान लें कि ये आपका भारत है, तो भारत का 12 नॉटिकल मील ये हमारा टेरिटोरियल वाटर जोन है। इस टेरिटोरियल वाटर जोन से बाहर निकल के अगर फिशिंग की जाती है तो ये इलीगल है। जाहिर सी बात है, हमारे डोंगी और नौका वाले लोग निकलते नहीं हैं, उनके ट्रॉलर वाले निकलते हैं, हमारे यहाँ है नहीं। दूसरा, अनरिपोर्टेड, तो नो डाउट हमारी जो फिशरीज है अनरिपोर्टेड ही है। जो हमारे मछुआरे मछली मार रहे हैं तो थोड़े ना कहीं बता रहे हैं कि हम कितना मार रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। रिपोर्ट आती है सिर्फ उस मैरिन प्रोडक्ट की जो निर्यात हो रहे हैं, बाकी का नहीं, है ना। लेकिन वहां पर अगली छूट है, बताएंगे। अनरिपोर्टेड के बाद अनरेगुलेटेड, वो एरिया जो कि अनरेगुलेटेड है, किसी देश के किसी कानून से शासित नहीं है, उस चीज को अनरेगुलेटेड कहते हैं। तो अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड और इलीगल फिशरी पर जो चीजें दी जा रही हैं, जो सब्सिडी दी जा रही हैं, वो सब्सिडी कट की जा रही है। लेकिन साथ में भारत की बात को सुना गया और भारत की बात को सुनते हुए ये फैसला हुआ कि भारत या भारत जैसे जो देश है उनके यहाँ जो आर्टिजनल और ट्रेडिशनल फिशिंग हो रही है, उस आर्टिजनल और ट्रेडिशनल फिशिंग पर अभी कोई भी सब्सिडी कट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चिंता ट्रॉलर वाली फिशिंग थी भी नहीं। हम उस ऑर्गेनाइज्ड फिशिंग की तरफ तो अभी बढ़े भी नहीं है कायदे से। इसीलिए हम जो अपनी सब्सिडी दे रहे थे वो अपने आर्टिजनल और ट्रेडिशनल मछुआरों को ही दे रहे थे, और इसलिए उनको सब्सिडी देना अलाउ किया गया है और उस पर कोई रोक नहीं लगी है। शायद यही कारण है कि हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री ने ये कहा कि भाई हम 100% संतुष्ट हैं। दूसरी चीज जो आई उभर करके वो था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए। फिर प्रतिबंधों के बाद जब प्रतिबंधों का विरोध होना वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ तो भारत सरकार ने ये कहा कि हमने पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ इसे प्रोहिबिशन की श्रेणी में डाला हुआ है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हम करेंगे, जिस देश को जरूरत होगी वो देश मांगेगा और हम भेजेंगे वहां पर। फ्री एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टर्स के जरिए होता है, निजी पार्टियों के जरिए होता है, उस पर हमने रोक लगाया। तो इस तरह की चीजें खास करके यूक्रेन और रूस के संकट के बाद से सामने आनी शुरू हुई हैं और इसका असर ये पड़ रहा है कि वैश्विक स्तर पे महंगाई बढ़ रही है, वैश्विक स्तर पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इस फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया जाता है ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से। समझौता ये आया कि मेंबर्स कंट्री को अगर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो, यानी कि गेहूं चावल जो भी चीजें हैं वो एक्सपोर्ट की जानी है, और वह एक्सपोर्ट इसलिए की जानी है ताकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से उन्हें परचेज कर सके। परचेज करके दूसरी जगह, जैसे मान लें अफगानिस्तान, वहां पर संकट है, सीरिया वहां पर संकट है, हैती वहां पर संकट है, यमन वहां पर संकट है, वहां तक लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए अगर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगर कोई परचेज कर रहा है तो उस परचेज पर कोई मेंबर कंट्री रोक नहीं लगाएगा। ये चीज कही गई कि कोई भी मेंबर कंट्री उस एक्सपोर्ट पे नो रेस्ट्रिक्शन फॉर सच एक्सपोर्ट, इस तरह के एक्सपोर्ट के लिए आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यानी कि चीज क्या थी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को अगर यूएन के माध्यम से दूर करने की कोशिश में परचेज में कहीं दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को दूर किया जाए। अर्थात ये जो समझौता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट पर लागू नहीं होता। ये समझौता लागू होता है सिर्फ यूएन फूड प्रोग्राम पे, कि अगर वो परचेज करने के लिए आ रहा है तो कोई देश रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, उसे वो चीज देनी पड़ेगी। अगर यूनाइटेड नेशन परचेज करने आ रहा है तो उसे वो चीज भेजनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी साथ में दिया गया और वो एक्सेप्शन ही हमारी जीत है। एक तो ये कि वैसे भी हम दो चीजें चाहते थे, वो दो पूरी नहीं हुई हैं, हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं
कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए परचेज हो रही है, तो वैसे भी हम रोकने वाले बंदे नहीं, हम तो ऐसे भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, जहाँ जरूरत पड़ रही है भेज रहे हैं। मुफ्त में भेज रहे हैं, तो अगर खरीद हो रही है हमारे से तो हम क्यों नहीं बेचेंगे? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि किस समझौते में एक एक्सेप्शन मिला, या कह लें कि एग्जम्पशन मिला, कि कंट्री वुड बी अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई टू एंश्योर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी, कि अगर यूएन ही खरीद रहा है लेकिन किसी देश की डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को कोई संकट है, अगर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को संकट है, तो वो देश फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक्सपोर्ट को, भले वो एक्सपोर्ट यूनाइटेड नेशन ही क्यों न मंगा रहा हो। अर्थात अगर डोमेस्टिक लेवल पे हमारी फूड सिक्योरिटी को लेकर के कोई समस्या होती है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने गेहूं का एक्सपोर्ट कब रोका? जब हमें लगा कि वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई रसिया से हो नहीं रही, यूक्रेन से हो नहीं रही है, दो बड़े एक्सपोर्टर्स जो हैं वो चुप मार के बैठ गए युद्ध के कारण, चुप मार के नहीं बैठ गए, युद्ध के कारण नहीं हो पा रही है, तो वैश्विक स्तर पे कीमतें बढ़ी। कीमतों की बढ़त से अपने देश की जनता को बचाने के लिए हमें लगा कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने उसे रोका, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, प्रोहिबिशन में ले गए हम, पूरी तरह से रोका नहीं। तो ये चीज साथ में कही गई है कि अगर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी का कोई संकट कोई देश महसूस करता है, तो वो अपने इस प्रोग्राम के लिए भी मना कर सकता है कि नहीं, इसके लिए हम नहीं देंगे, पहले हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, पहले अपने नागरिकों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद बाकी दुनिया। पहले भाई अपने मस्जिद में दिया जलाएंगे, पहले घर में दिया जलाएंगे, तब मस्जिद में दिया जलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारी जो एक डिमांड थी, यानी कि एक डिमांड हम इसे कह सकते हैं कि वैसे भी ये वाले हमारे विपक्ष में नहीं है, ये कि आपको यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के परचेज पर रोक नहीं लगानी है, तो वैसे भी हम नहीं लगाते। दूसरी चीज ये कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में है ही कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यह भी हमारे पक्ष में है। एक चीज जिस पर कि फैसला नहीं हुआ, और ये चीज पिछले वर्षों से अटकी है, भारत सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से एक्सपोर्ट की इजाजत मिले। तो ये दो चीजें तो हो गई। जो अगली चीज थी वो थी एक्सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। चूंकि ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मामला पिछले कई उनसे बना हुआ है, कई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से बना हुआ है, और हम पर ये प्रेशर भी है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को हम कम करें। इसके तहत जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं अपने किसानों को एमएसपी के रूप में, फिर पीडीएस के फॉर्मेट में कई तरह से हम दे रहे हैं, उसको रोका जाए। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है जो सरकार पर प्रोक्योर कर रही है, प्रोक्योर करके अपना उसने एक बफर स्टॉक बनाया हुआ है, कुछ उसके अलावा सरप्लस स्टॉक है हमारे पास, एफसीआई के गोदाम में है, स्टेट के वेयर हाउसिंग की सोसाइटीज में है, उन सारी जगहों पर ये चीजें मौजूद है, हमारे पास वो बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो हम ये चाहते थे, भारत ये चाहता था कि सरकार को एक्सपोर्ट की इजाजत मिले, यानी कि हमारे पास जो गेहूं चावल बचा हुआ है, भारत सरकार के पास जो गेहूं चावल बचा हुआ है, उस गेहूं चावल को एक्सपोर्ट की इजाजत मिले। अभी जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्टर करता है, भारत सरकार सिर्फ रेगुलेट करती है, या कोई भी सरकार सिर्फ रेगुलेट करती है। सरकार टू सरकार ये एक्सपोर्ट्स नहीं होते, या सरकारें खुद व्यापारी बनकर के मार्केट में नहीं आती हैं। हम ये चाह रहे थे कि हमको ये इजाजत मिले कि भाई जैसे कि आपके हमारे प्रधानमंत्री गए थे WTO में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चीज कही थी कि अगर आप इजाजत दें तो हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं, इतना है हमारे पास। वह इजाजत हम किसकी मांग रहे थे? निजी एक्सपोर्टर के एक्सपोर्ट की नहीं मांग रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हमें इजाजत दो कि हमने अपने वेयर हाउसेज में, अपने एफसीआई के गोदाम में जो रखा हुआ है वो हम बेच सके। अब जाहिर सी बात है कि जब सरकार कूदेगी मार्केट में, वर्ल्ड के मार्केट में, और वो भी भारत सरकार इतने ह्यूज अमाउंट में चीजें लेकर के, तो वैश्विक स्तर पर
खलबली मचेगी। और चूंकि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का सिस्टम हमारे देश में है वो विकसित देशों के पास भी नहीं है और उतना है भी नहीं उनके पास। उनको डर है, जाहिर सी बात है कि ये जो चीज थी ये नहीं मानी गई है और ये कहा गया है कि दिस इशू विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट एमसी। जो 23 में नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें इस पर कोई बात होगी। इस बार ये बात टाल दी गई है। अगर ये हो जाती तो भारत के हक में एक और अच्छा फैसला होता, लेकिन ये फैसला अभी नहीं हुआ है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से एक्सपोर्ट करने पर यह कहा गया है कि 23 में अगला जो होने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे, वहां पर हम इस इश्यू पे बात करेंगे। अब बात करेंगे तो क्या बात निकल के आएगी ये देखने वाली बात होगी 23 में। अगली चीज जिस पर कि हम चाहते थे कि कोई रेगुलेशन आए वह था ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। आपने देखा होगा हाल के वर्षों में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन काफी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, विशेष करके जो फिनटेक कंपनियां हैं इस क्षेत्र में आई हैं और ह्यूज अमाउंट में इंटरेक्शंस चल रहे हैं। तमाम कंपनियां हैं। साथ में एक चीज और हुई है, आज की तारीख में हर चीज ग्लोबलाइज है। तो आपकी जो किताब यहाँ से छप रही है वो कहीं दूसरी जगह भी जा रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। आपके यहाँ की फिल्में यहाँ से कहीं दूसरी जगह एक साथ कई देशों में रिलीज हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। उसी तरह बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर आकर के रिलीज हो रही हैं और यहाँ पर निकल रही हैं, उनका इंडियन संस्करण आ रहा है। इस तरह की तमाम चीजें जो बुक्स हैं, जो ड्रामाज हैं, फिल्म्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, भारत सरकार ये चाहती थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, ये लगाने की इजाजत मिले। मिली कि नहीं? जवाब है नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि 98 में WTO ने एक मोरेटोरियम अनाउंस किया था ई कॉमर्स के लिए। 98 से एक मोरेटोरियम है कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को हम अभी टैक्स के दायरे में नहीं ले आएंगे। 98 से ये मोरेटोरियम चल रहा है और ये इसलिए उस वक्त लागू किया गया था क्योंकि ई कॉमर्स अभी डेवलप हो रहा था, वैश्विक स्तर पर ही उस तरह का बड़ा बाजार नहीं बना था। उस वक्त ये समझा गया कि अगर इस पर हम अभी कस्टम ड्यूटी इंपोज कर देते हैं तो ये बाजार बैठ जाएगा। इसको फैसिलिटेट करने के लिए कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई थी। अब चीजें बदल गई। अब 98 नहीं 2022 में चीजें बदल गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है और इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शंस हैं काफी मात्रा में बढ़ गए हैं। हम चाहते थे कि भाई अब तो कम से कम कस्टम लगाने दो इन चीजों पर। हम चाहते थे कस्टम ड्यूटी लगाया जाए, लगाने की इजाजत हमको दी जाए, लेकिन ये इजाजत नहीं मिली है। लेकिन यह बात कही गई है कि जो नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस होगा हमारा MC 23 जो होना है, इसमें हम इस पर बात करेंगे। यानी जो बात रुकी हुई थी कम से कम ये एक्सेप्ट कर ली गई है कि अगला जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें ये मोरेटोरियम खत्म कर दिया जाए और हो सकता है कि कुछ कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर लगाने की इजाजत हमें मिल जाए। फिलहाल ये इजाजत हमें नहीं मिली है, लेकिन इसमें भी बढ़ा हुआ कदम इसलिए है क्योंकि सदस्य देश इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि हमें आगे बात करनी है, इस पर हम बात करेंगे। चौथी चीज जो कि भारत की मांग थी वह था कोविड-19 वैक्सीन IPR वेवर को लेकर के। भारत सरकार ये चाहती थी, अभी आपने जो कोविड के वैक्सीनेशन का जो पूरा विश्व का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो आपके सामने ये चीज मिलेगी कि जितने विकसित देश हैं या भारत, चाइना जैसे विकासशील देश हैं जो कि समृद्ध देश हैं, इन समृद्ध देशों के यहाँ जो टीकाकरण का लेवल है वो 60% से ऊपर चला गया है। किसी किसी देश ने 90-100% तक कर लिया है।
साथ में जो विकसित देश हैं, कनाडा हुआ, यूएस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन लोगों ने अपने यहाँ बड़ी मात्रा में कोविड वैक्सीन्स का स्टोर, होल्डिंग कर रखी है, बचा के रखा है। वो खराब हो रही है लेकिन किसी को दे नहीं रहे। जबकि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या एशियन गरीब कंट्रीज हैं, उनके यहाँ वैक्सीनेशन का लेवल जो है वो 5% से लेकर 12% तक पे पड़ा हुआ है। रीजन बिहाइंड दिस कि उनके पास वो वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन खुद से बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खरीद पाए उतने पैसे नहीं है, और मैक्सिमम होल्डिंग तो चली गई है अमीर देशों के पास, गरीबों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो भारत और साउथ अफ्रीका ने पिछले साल से ये बात रखी थी। पिछले साल भी WTO के मंच पे साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ज्वाइंटली ये चीज रखी थी कि भाई कोविड जैसे पेंडेमिक से निपटने के लिए, जो कि एक वैश्विक पेंडेमिक है, एक किसी देश के बस बुद्धि की बात नहीं है कि निपट ले, सबको साथ आना पड़ेगा। तो जो कोविड वैक्सीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसके तहत आपको यानी किसी देश को अगर वो वैक्सीन बनाता है तो उसे जो उसकी निर्माता कंपनी होगी उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में कोविशील्ड बनी, कोविशील्ड भारत की खोज नहीं है, खोज ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है। तो अगर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसे बना रहा है तो उससे वो कमाएगा, लेकिन उस कमाई का एक हिस्सा रॉयल्टी के तौर पे अनिवार्यतः उसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को देना होगा। इस रॉयल्टी के कारण ये महंगी हो जाती है। हम ये चाहते थे कि आप आईपीआर को मत खत्म करें, लेकिन आईपीआर में एक वेवर दे दें भाई, थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी ढील दे दें कि कम से कम जब तक पैंडेमिक पीरियड है तब तक इस आईपीआर का जो नियम है उसको ढीला कर दिया जाए। अर्थात देश में अगर वैक्सीन उत्पादन की क्षमता है तो वह देश वैक्सीन का उत्पादन करे और फॉर्मूला लेने के लिए उसे रॉयल्टी न देनी पड़े। हम ऐसा चाहते थे। खुशी की बात है कि हम इसमें सफल हुए और हमें ये जो वेवर है ये 5 साल के लिए मिल गया है। यानी 5 साल के लिए इस पेंडेमिक से निपटने के लिए मेंबर्स कंट्री इस बात पे एग्री हुए हैं कि 5 साल का आईपीआर वेवर जितनी भी वैक्सीन है दुनिया में उनको देना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब ये मतलब पेटेंट फ्री तो हम इसे नहीं कहेंगे, पेटेंट वेवर ही कह सकते हैं, फ्री नहीं कह सकते, लेकिन 5 साल के लिए फ्री। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर देश जैसे मन करेगा वैसे बना लेगा, जो मन करेगा सो बना लेगा। नहीं, बनाने के लिए उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि भाई जो भी कंपनी बना रही है, जैसे मान ले कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से उसका फॉर्मूला लेकर के यहाँ पे बना रहा है। ऐसे और कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है, चाड में है, केन्या में है, वो बना सकता है, लेकिन बनाने के लिए उसे लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। अर्थात आप खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी की जिंदगी से। आपको वैक्सीन के निर्माण की आधारभूत क्षमताएं आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कंसर्न एजेंसी से और तब आप इसे बना सकेंगे। खुशी की बात यह है कि 5 साल का वेवर मिल गया है। दुख की बात क्या है ये जान लें। दुख की बात यह है कि इंडिया ये कह रहा था, ध्यान दें, इंडिया ये कह रहा था कि वैक्सीन, टेस्ट और ट्रीटमेंट इन सब पर वेवर हो। वैक्सीन पर भी वेवर हो, जो डायग्नोस्टिक किट इस्तेमाल हो रही है जांच के लिए उस पर भी हो, और जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी 5 साल का वेवर हो। दुख ये है कि वैक्सीन का तो वेवर एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन टेस्ट और ट्रीटमेंट का एक्सेप्ट नहीं किया गया है। टेस्ट और ट्रीटमेंट आज भी रॉयल्टी के अंतर्गत है, आईपीआर के अंतर्गत है। हाँ, वैक्सीन के लिए 5 साल का वेवर मिल गया है। ये 4 प्रमुख फैसले रहे जो कि इस बार के WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुए हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।